उधर लकी की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम डांगी को फोन लगा दिया था और इधर कोयल के दोस्त प्रशांत के पिताजी ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। अगर चेतन मित्तल ने इस मामले में क्रांति रायजादा को फोन भी कर दिया तो कोयल की सारी मुश्किल एक बार में ही हल हो जाती। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। इस क्लाइंट से न सिर्फ चेतन मित्तल की कंपनी को बल्कि दिल्ली के हर छोटे बड़े व्यापारी को ढेर सारा फायदा होने वाला था। पूरा सौदा लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। जब ये मीटिंग चल रही थी तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। इस तरह से अपने सेक्रेटरी को बीच में घुसते देखकर चेतन मित्तल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके आने की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। उनकी नजर में ये बहुत बुरा व्यवहार था। सेक्रेटरी भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, मगर फिर भी उसके पास अंदर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, एक बात करनी थी आपसे, सेक्रेटरी ने धीरे से चेतन मित्तल के पास आते हुए कहा। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद सेक्रेटरी उसके करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। जैसे ही चेतन मित्तल ने अपने सेक्रेटरी की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूँ कि इस तरह की मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे आज माफ कर देना प्लीज। इतना कहकर चेतन अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तब तक दूसरे पक्ष के अनुवादक ने उन अंग्रेजों को चेतन की बात समझा दी, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा, चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन में बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। चेतन ने पलटकर देखा तो पाया कि उनका लीडर चेतन के इस व्यवहार से बहुत ही नाराज हो गया था। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे, चेतन ने कहा और वहां से निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने उसके कान में ये कहा था कि अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था और उसने लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। चेतन मित्तल के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुस्तम डांगी का फोन था। वो एक बार के लिए अपने धंधे में नुकसान झेल सकता था, लेकिन वो रुस्तम डांगी की नाराजगी किसी भी कीमत पर नहीं झेल सकता था। अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ उसे पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी कंपनी और अध्यक्ष होने की उसकी जो छवि थी वो छवि एक बार में ही धूमिल हो जाती। इधर चेतन मित्तल सबसे नीचे माले पर पहुंच गया था और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। ठीक इसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई, जयेश जी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लकी भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। वहीं पास में एक चौपाटी थी जहां पर ढेर सारे लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आया करते थे। लकी वहां आते जाते हुए लोगों को अकेला बैठकर देख रहा था। एक प्रेमी जोड़ा दीवार पर थोड़ी ही दूरी पर उसके पास बैठा हुआ था। वो दोनों एक ही आइसक्रीम को बारी बारी से खा रहे थे। लकी को उन्हें देखकर डिंपल के साथ बिताए वो सुहाने दिन याद आ रहे थे। लकी अक्सर उसके साथ खाना बनाता था और उसे यहीं लाल किले की दीवार पर बैठाकर खिलाता था। वो अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाता था। डिंपल के साथ गुजरा उसका वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भले ही उसे अपने आप पर यह शक था कि वो परीक्षा में पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसे कभी ये शक नहीं था कि वो और डिंपल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन दोनों ने इस दीवार पर बैठकर कितने सारे वादे किए थे। कितनी ही बार डिंपल अपना सिर उसकी गोदी में रखकर यहाँ से लाल किले की मीनार को देखा करती थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ये रातों रात इतनी बदल जाएगी। डिंपल उसके लिए उस मीनार जैसी हो गई थी जिसे अब वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था। जब लकी अपने इन सब ख्यालों में खोया हुआ था, ठीक उसी वक्त फिर से उसके फोन की घंटी बजी। लकी ने देखा ये भूमिका का फोन था। उसका फोन देखते ही लकी उदास हो गया था। सिर्फ डिंपल ही नहीं बल्कि भूमिका भी उन लड़कियों में से थी जो उसके सीधेपन का बहुत फायदा उठाती थी। वो कॉलेज की चीयर लीडर टीम की लीडर थी। लकी भी उस टीम का अभी तक एक हिस्सा था। भले ही उस टीम में सभी लड़कियां थी, लेकिन कपड़े उठाने, सामान उठाने, बाजार कुछ ले जाने का सारा काम लकी ही देखता था। वो लड़कियां थी और इसलिए वो ये सब काम नहीं कर सकती थी। इसलिए लकी इन सब चीजों के लिए उनका असिस्टेंट बन गया था। हेलो लकी, अभी के अभी लाल मैदान में आओ। उधर से भूमिका ने कहा। हाँ, पर क्या हुआ?
लकी ने पूछा। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूं वो करो। वैसे भी यहां मेरा दिमाग खाने वाले बहुत से लोग मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, भूमिका ने कहा और बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया। लकी को कभी कभी भूमिका के ऊपर हंसी आती थी। उसका दिमाग अक्सर गर्म ही रहता था और फिर भी उसे लीडर बना दिया गया था। ऐसे में तो वो और भी ज्यादा गर्म हो जाती थी, इसलिए लकी उसकी बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता था। यहां बैठकर डिंपल को याद करने से तो अच्छा है कि वहां चलकर कुछ काम ही किया जाए, लकी ने अपने आप से कहा और दीवार के नीचे कूद गया। इसके बाद उसने अपनी पैंट साफ की, अपना हाथ साफ किया और मैदान की ओर जाने के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर बाद लकी मैदान में पहुंच चुका था और उसने देखा कि मैदान में अभी 5-6 सुंदर लड़कियां खड़ी थी। लकी, पहले तो तुम इधर आओ। तुम आज इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो? भूमिका ने लकी को अपने पास बुलाते हुए कहा। वो एक लंबे से कद की लड़की थी जिसका चेहरा लंबा और आंखें थोड़ी सी डरावनी थी। हर वक्त उसका दिमाग गर्म होने की वजह से उसकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती थी। इससे पहले कि लकी कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बोली, जाओ और मेरी सभी साथियों के लिए पानी का बॉटल लेके आओ। अरे यार, ये तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकती थी ना। अगर तुम पहले ही बोल देती तो मैं पहले ही लेकर आ जाता। अब फिर से इतना चाहो, लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम अब लीडर को सामने से जवाब दोगे? 2 कदम और चलने से ना तुम घिस नहीं जाओगे लकी महाराज। और तुमसे अगर नहीं होता ना तो बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? भूमिका ने उसके सामने मुंह बनाते हुए कहा। लकी को लगता था कि भूमिका हमेशा गुस्से में ही रहती थी और वो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बरसती थी तो वो लकी ही था। हालांकि लकी को कभी उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। वो तो उसके काम के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कर देता ताकि उसकी वजह से भूमिका का गुस्सा और ना बढ़ जाए। अगर वो इसी तरह से गुस्सा करती रहती तो एक दिन उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाने का खतरा पक्का था। नहीं, ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूं, पर ये आखिरी बार है। अगली बार से ना मैं नहीं। इससे पहले कि लकी आगे कुछ बोल पाता, भूमिका ने अपनी आंखों को उसे डराने के लिए बड़ा कर लिया था। उसकी आंखें देखकर लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी और इससे पहले कि वो उसके सामने हंसता, वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद लकी वापस आ गया और उसने 5 बॉटल लाकर टेबल पर रख दी। सभी लड़कियां टेबल के पास आ गई और पानी पीने लगी। इसके बाद भूमिका और बाकी सभी लड़कियां बास्केटबॉल के कोर्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए चली गई थी। लकी वहीं स्टैंड्स में बैठकर उन्हें देख रहा था। जब तक वो प्रैक्टिस करने वाली थी तब तक लकी को वहीं बैठना था। अगर बीच में उन्हें किसी चीज की जरूरत लगती तो लकी उन्हें वो सभी चीजें लाकर देने वाला था। जब लकी बैठकर उनकी प्रैक्टिस देख रहा था तभी उसे अपने पास से एक आवाज आई, तुम भी वहां जाकर उनके साथ क्यों नहीं खेलते? लकी ने घूम कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरी रंग की थी। हेलो, लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि लकी इसके आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि लड़की के बगल में एक और लड़का आकर बैठ गया था जिसने बास्केटबॉल खेलने के लिए पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे थे। उसने पहले लकी को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है, विक्रांत ने कहा और मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लकी को इस बात पर हंसी आ गई थी कि विक्रांत ने आते ही अपने इंट्रोडक्शन में अपनी कंपनी का टर्नओवर बता दिया था। वो उस लड़की को भी उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वो बाकी लड़कियों को देखता था। वो जितना ज्यादा लड़कियों को देखता था, लड़कियां भी उसे उतना ही देखती थी। विक्रांत दिखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए कोई भी लड़की उसे आसानी से भाव दे दिया करती थी। लेकिन इधर मामला अलग था। उस लड़की ने उसे और उसके हाथ को देख तो लिया था, लेकिन उससे मिलाने के लिए उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूँ। जब अदिति ने विक्रांत से अपना हाथ नहीं मिलाया तो विक्रांत थोड़ा सा झिझक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने अदिति की ओर उत्साह से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, ओह अदिति, काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें प्लेग्राउंड भी दिखा दूंगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। यू नो, आई जस्ट लव टॉकिंग टू गर्ल्स। विक्रांत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सॉरी, मैं यहीं ठीक हूं। अदिति ने एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा। अदिति की इस मुस्कान ने विक्रांत के लिए सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद कर दिए थे।
वो शर्मिंदा तो बहुत महसूस कर रहा था, पर फिर भी अदिति इतनी सुंदर थी कि वो उसे अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि अदिति उसके साथ टहलने जाए, लेकिन इससे पहले कि वो अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लकी की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लकी। लकी ने बहुत ही फीका सा जवाब दिया। असल में जिस तरह से अदिति उसे देख रही थी, लकी उसे देखता ही रह गया था। इतने प्यार से तो शायद कभी डिंपल ने भी उसे नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लकी को अपने लिए थोड़ी सी भी खिन्न नजर नहीं आ रही थी। ना ही उसे ऐसा लग रहा था कि अदिति को उसके पास बैठने में किसी तरह का पछतावा हो रहा था। अदिति की नजरों में लकी के लिए कोई दया या भाव भी नहीं था। लकी देख पा रहा था कि वो जैसा था, अदिति उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी। जब लकी को इन सब चीजों का भान हुआ तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक मुस्कान आ गई। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई बात आगे हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति, तू यहां क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने कहा। इससे पहले कि अदिति अपनी ओर से कुछ कह पाती, भूमिका ने लकी को वहां से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लकी को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहां बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर जब लकी सब लड़कियों को पानी पिला रहा था, तब इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना, कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा। हालांकि उसे भी यही लग रहा था कि कोयल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग। अदिति अभी भी लकी की ओर देख रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लकी के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहां देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपने स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ, आपको हर टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ, और अब मुझे फोन तभी करना जब आपकी जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हो गया? अदिति ने भूमिका के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा। अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी, तो शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कहीं जॉब कर लेनी चाहिए, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो दिक्कत नहीं है यार, उसे अभी भी शादी करने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज देखे हैं ना, वो सुंदर है, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले, भूमिका ने कहा। और फिर आगे की बात कहने में उसने लकी को घूरा और बोली, अब यार वो ऐसे फटीचर से तो शादी कर नहीं सकती ना। जैसे ही उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, तुम? भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गईं। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी A4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया।
ईशान भाई तो तब से कार चला रहे हैं जब से वो सेकेंड ईयर में थे। वैसे ईशान भाई ये कितनी की पड़ी? एक लड़की ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सब तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं। यहां से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थी। तो अदिति और लकी ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा आखिर हो क्या रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? अदिति ने लकी से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से है। विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लकी ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा, ईशान हम एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा रजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घूरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें से एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर आते हैं तुम्हें रजौरी। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी। उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमा कर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन 2 सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें? अच्छा ऐसा, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर कर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूं और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आ जा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लकी को भी बुला के लाती हूं, अदिति ने लकी की ओर देखते हुए कहा। वो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लकी इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर ये सब तेल थे तो लकी पानी। लकी हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस हैं? अगर उसे पैसा देना पड़ा ना तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लकी के ऊपर फप्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह ना अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी, एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो, एक और लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे फुटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लकी का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लकी का उसके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गई थी कि बाकी लोग लकी से कितनी नफरत करते थे, और अगर ऐसे में लकी को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लकी खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लकी
वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट ना जाए। भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नजरें पीछे लकी पर ही चिपकी रह गई। लकी ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लकी सर, रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा, ठीक है, लकी ने कहा और अपना फोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेट कर लकी जॉगिंग करने लगा था तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? अमित ने कहा, मैं ग्राउंड पर हूं यार, जॉगिंग कर रहा हूं और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लकी ने अमित को एक और झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उधर से कहा, अरे भाई, तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बता ना, तुझे कैसे पता चला? अरे यार, मुझे तेरी आवाज से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लकी ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब यार ये भी बात सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आ जा। अमित ने कहा। लकी दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार भाई, ऐसा मत कर यार। देख, सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आ जाना यार। देख, अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं, गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से ये दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर भी ना आना बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता अमित ने फोन काट दिया। लकी असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा। लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लकी ने उसका ये मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। लकी मैदान में खड़ा खड़ा इसी उहापोह में फंसा हुआ था कि आखिर कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसके खुश होने के पीछे का कारण खुद लकी ही था, लेकिन वो अपने मुंह से ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा। उस पर अमित का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। चलो, दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लकी ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल के कुछ एक दोस्त थीं जो आज वहां नजर आ रही थी। वही अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका एक और दोस्त तन्मय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। कुछ देर बाद लकी भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही लकी वहां पहुंचा उसने सबसे पहले कोयल को देखा। इधर कोयल, जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लकी को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लकी ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लकी के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहां आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल की बातें सुनकर लकी का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने लकी से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है तो अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लकी को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर से अपने दोस्तों के साथ बात करने में जुट गई।
लकी वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी उन बातों की वजह से अब उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने भी लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लकी के कानों में बोला, अरे यार तू उसकी बात का बुरा मत मान यार, चल तेरा भाई आज खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, चल आजा, अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लकी भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया। उधर जैसे ही लकी वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नजरों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल, ये वही लड़का है ना, और तेरी ट्वीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लकी की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लकी के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़े को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसी ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नजरें उसकी ओर घूम गई थी, तो उसने लकी के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा ना आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए बैंक में गए। पता है कौन से बैंक? न्यू सिटी बैंक। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही उन सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लकी का हुलिया देखकर कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि ये आदमी न्यू सिटी बैंक भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहां जाकर ये मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने इससे पूछा, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ कि वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। वो बार बार लकी को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे, और बाकी के लोग जैसे अमित और रोशनी, इन लोगों को सच पता था, इसलिए वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था और इस दौरान लकी सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्त की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ, लेकिन कोयल एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता तेरी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी यार। लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, एक लड़के ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे नहीं है यार। एक बार अगर वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है ना, तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को गायब करवा दे, और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा यार। एक और लड़के ने कहा, हाँ हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो, एक और लड़के ने कहा। कोयल उन सब लोगों की बातें सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को उस तरह से नहीं देख रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे ना क्रांति रायजादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये उन्होंने किया या नहीं? तो चलो मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फोन का स्पीकर भी चालू कर दिया ताकि जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे जाने के बाद ही उसके पिता ने फोन उठाया, और फोन उठाते ही कोयल ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया, पापा आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? ये कहते ही कोयल को एहसास हुआ कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो गलत थे। लकी उसे सस्पेंस में फंसा देखकर खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने जब उसे फोन किया था तो फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझना चाहिए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वो क्रांति रायजादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे।
लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर भी उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसी किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो और बाद में याद आ गया हो और उसी ने उनकी मदद कर दी हो। जब कोयल अपने मन में ये सब ख्याली पुलाव पका रही थी, तभी उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल, मैं कहां से किसी की मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं ये क्यों कहता कि जाओ तुम्हें रात मोहित के साथ ही बितानी पड़ेगी। हाँ, मैंने माना कि गुस्से में मैंने वो सब कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी ये बात ना सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों की बातों को सुन रहे थे, तो ऐसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे। वो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे। कोयल के चेहरे की चमक मानो उड़ गई थी और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने ही पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने इधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं फिर तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए क्यों कहता? इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा प्लीज, आप बार बार ये बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तब आपने ये बोला था। अब मैं कोने में आ गई थी, फिर भी आप यही बोल रहे हो। पापा, क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त ये सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे होता? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फोन का लाउडस्पीकर बंद करके रखती। उसके पिता ने उसे उस ओर से उल्टा झाड़ते हुए कहा, अरे पापा ठीक है ना, अब आप क्या चाहते हो, मैं किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल ये मान रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी से बोलकर इस मैटर को सॉल्व कराया था। लेकिन अब क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था, इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने वाला था। अरे कोयल सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने, कोयल ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फोन किया ही था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही ये काम पूरा हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उसे ये भी कहना चाहिए कि मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो अभी मैं फोन रख रही हूं, बाय। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही की थी। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे? जब वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकते तो सुना भी नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको। मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उस शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी तो सब लोग उस चीज के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतनी जल्दी? इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे वो भी उनके चेहरे को देख रही थी, और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई।
इनमें अगर कोयल के सबसे कोई करीब था तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से ये सवाल सुना, उसके होश उड़ गए। इधर लकी भी उसका ये बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी, इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसने ना तो अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूं, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नजर दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था, और मानसी ने कहा, नहीं नहीं यार, मैं तो इस मैटर में तुम्हारी मदद कर पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने फोन निकालकर कुछ लोगों को फोन तो जरूर किए थे, लेकिन मैं तो उन्हें फोन करने से पहले ही ये जानती थी कि उनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फोन कर दिया था। कोयल को यहां भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा, और इससे पहले कि वो रोशनी से यही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यार, मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायजादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता। एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा यार। रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने यह काम किया है। हम आज तो क्या, आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लकी भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी, और क्या लकी उस सवाल का सच जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कोयल जब बारी बारी से सब लोगों से पूछ चुकी थी कि आखिर उसकी मदद किसने की थी, तो अब आखिर में उसकी नजर लकी पर जाकर टिक गई थी। वैसे तो उसे लकी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि उसने सब लोगों से पूछ लिया था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो लकी से भी पूछ ही ले। उसने लकी की ओर देखा, और लकी ने भी एक पल उसकी ओर देखकर अपनी नजर नीचे कर ली। अगर वो उससे पूछ भी लेती तो भी लकी का मन नहीं था कि वो अपने मुंह से कुछ बताए। लकी की नजर हटते ही कोयल ने अपने आप से कहा, तो फिर कौन है वो यार जिसने मेरी मदद की है? इतना कहते ही कोयल के कंधे झुक गए थे, और उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे जाकर थैंक यू बोले। थोड़ी देर की इस दिमागी उथल पुथल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक नाम आया, प्रशांत। उसका नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में चमक आ गई थी, और उसके कंधे फिर से सीधे हो गए थे। उसने आसपास देखा और पाया कि सिवाय प्रशांत के उसके बाकी सारे दोस्त तो यहीं मौजूद थे। तो इसका मतलब साफ था कि प्रशांत ने ही उसकी मदद की थी, और साथ ही उसे यह भी याद था कि उसने प्रशांत को फोन भी किया था। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल किया। क्या सच में ये प्रशांत नहीं किया? लेकिन उसकी फैमिली का चेतन मित्तल से क्या कांटेक्ट होगा? जब कोयल अपने मन में इन्हीं सब सवालों से जूझ रही थी, प्रशांत ने फोन उठा लिया था। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक? प्रशांत ने उधर से भारी सी आवाज में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूं। अच्छा प्रशांत, एक बात बताओ, क्या मोहित का मैटर सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की? कोयल ने सीधा सवाल किया और अपनी टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखने लगी। देखो, जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने अपने पापा को फोन किया था। मेरे पापा को पूरा केस बताया तो पापा ने बोला कि वो और चेतन मित्तल एक ही क्लास में पढ़ते थे, और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए थे, तो वो इनसे बात करके देख सकते थे। लेकिन उसके बाद मेरी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, प्रशांत ने कहा। उसे लग रहा था कि कोयल उसे दोबारा फोन नहीं करेगी,
लेकिन अब उसका फोन आ गया तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि उसने कोयल के मैटर में अपने पिता से बात नहीं की थी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैटर तो सॉल्व हो गया ना, कोयल ने चहकते हुए कहा और आगे बोली। और मुझे पता है कि ये हुआ भी किसकी वजह से है। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते ना तो ये कभी नहीं हो पाता। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि कोई चेतन मित्तल जी से मिलने के लिए गया था। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही पापा होंगे। इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच, कोयल ने कहा। मैटर सॉल्व हो गया हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और इसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, प्रशांत ने कहा। अरे कैसे नहीं किया? जो भी किया तुमने ही तो किया। तुम खुद भी ये बात अच्छे से जानते हो कि लायन ग्रुप कितना पावरफुल ग्रुप है। अब अगर वो खुद मेरे पापा से माफी मांगने के लिए आगे आए हैं तो इसका मतलब चेतन मित्तल कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। जब वो खुद चेतन मित्तल के सामने नहीं टिक सकते तो मेरे पापा और हमारी छोटी सी कंपनी की क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें तो थैंक यू बोलना बनता है, कोयल ने कहा। अचानक से उसकी आंखों में वो डर फिर से उभर आया था जो दोपहर में उसे महसूस हो रहा था। अगर प्रशांत नहीं होता तो मोहित और उसके पिता ना जाने कोयल के साथ क्या कर बैठते। इसलिए वो प्रशांत और उसके पापा का दिल से शुक्रिया कह रही थी। उसकी आंखें फोन पर बात करते करते भर आई थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो, प्रशांत ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। यहाँ हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट भी दूंगी, कोयल ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। प्रशांत ने भी उसके ऑफर पर हाँ कर दी और उसकी हाँ सुनते ही कोयल का मन और ज्यादा खुश हो गया था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसी चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपक जाती है। इधर फोन रखने के बाद प्रशांत भी अपने आप को शीशे में निहार रहा था। कोयल की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। लायन ग्रुप को मात देना इतने छोटे से लड़के के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और वो जानता था कि वो इस किस्से को सुनाकर अपने दोस्तों से कितनी वाहवाही लूट सकता था। ढेर सारी लड़कियां उस पर मर सकती थीं और उसके दुश्मन उससे नजर मिलाने की भी हिम्मत खो देने वाले थे। इधर जब कोयल के मुंह से बाकी के लोगों ने चेतन मित्तल का नाम सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो प्रशांत को जानते तो नहीं थे, लेकिन वो समझ गए थे कि अगर उसके पिता की दोस्ती चेतन मित्तल के साथ थी तो वो कोई बहुत बड़े ही आदमी थे। कोयल का कोई इतना अच्छा दोस्त भी था, इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं थी और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चला उनका कोयल से जल जाना लाजमी था। उधर प्रशांत भी उसके दोस्तों के चेहरे देखने को बेताब था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग की जीन्स पहन ली थी। उसके नीचे उसने अपने पसंदीदा लेदर के जूते पहने और फिर एक बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर घर से बाहर आ गया था। अपनी बुलेट पर बैठने के लगभग 20 मिनट बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह पर से खड़ी हो गई। उधर प्रशांत ने भी कोयल की ओर देखकर हाथ हिलाया और फिर उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखने लगा। उनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों को ऐसे सुलगता हुआ देखकर उसे भी और सुकून मिल रहा था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसका कॉलेज दूसरा था। प्रशांत की लंबाई लगभग 6 फीट की थी। उसका बदन हल्का सा भरा हुआ और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गर्मी की वजह से हल्का सा पसीना जम गया था। प्रशांत, कोयल जितनी खुशी के साथ हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली और फिर उसके गले लग गई। इसके बाद उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में ना सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफली बाहर भी निकाला। मैं सच बता रही हूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी इस चीज को अपनी लाइफ में भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम्हारी फ्रेंड तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, कोयल ने कहा और उसके हाथ को अपने हाथों में हल्के से दबा दिया। लकी ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे इस विडंबना पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी हंसी बहुत से लोगों के दिल पर छुरी का काम कर सकती थी। इसलिए वो चुप रहा और अपनी प्लेट पर ध्यान देने लगा। उधर जैसे ही कोयल ने प्रशांत का हाथ दबाया तो प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखने लगा। अब की बार उसने कोयल का हाथ थमा और चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कोयल की आंखों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोयल बस करो, और कितनी थैंक यू बोलोगी।
मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और फिर जब तुम्हारी बात थी तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को उसकी इस बात पर शर्म आ गई। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्मा कर नीचे की ओर देखने लगी। इसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसे अपने साथ टेबल पर ले गई। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। प्रशांत का ऑरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी सिवाय लकी के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर अपनी प्लेट की ओर देखने लगा। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। कोयल को पहले ही लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फटने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर उसने एक गहरी सी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। वो प्रशांत के सामने अपना वैसा रूप दिखाकर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। अरे आप सब मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ। आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज। प्रशांत ने भी मिलती हुई इज्जत के सामने कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा। लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी। एक तरफ तो वो था जिसे अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिल रही थी, और दूसरी तरफ ये था जो दूसरे की शादी में खुद दुल्हा बनकर घूम रहा था। जैसे ही प्रशांत ने ये कहा सभी लोग बैठ गए। उसकी बात सुनकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई बहुत बड़ा आदमी था। आओ तुम मेरे साथ बैठो। कोयल ने फिर से प्रशांत का हाथ पकड़ने का एक बहाना ढूंढते हुए कहा और उसे अपने साथ अपने स्टूल पर ले गई। वैसे तो वो स्टूल 2 लोगों के हिसाब से ही बना था, लेकिन क्योंकि प्रशांत काफी हट्टा कट्टा और बड़े से डील डोले वाला आदमी था, इसलिए उसे एक स्टूल पर सिर्फ वही बैठ सकता था। अब उसके बैठ जाने के बाद कोयल के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको, रोशनी ने कहा, और सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे। सब लोग पहले ही काफी चिपक कर बैठे हुए थे, इसलिए उनके खिसकने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अब कोयल और प्रशांत को काफी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। इसी बीच लकी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो लकी का शिकार करने के लिए तैयार हो गई थी, और इसलिए उसने लकी की ओर देखते हुए कहा, लकी। जैसे ही लकी ने कोयल के मुंह से अपना नाम सुना वो समझ गया था कि क्या आने वाला था। उसने जैसे ही अपनी नजर उठाई तो उसने देखा कि कोयल उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों को देखकर लकी ने पहले ही अपना कांटा रोक लिया था। वो कोयल का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। इधर अमित और रोशनी भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और इससे पहले कि रोशनी कोयल से कुछ कह पाती, कोयल ने लकी से कहा, लकी मेरे हिसाब से तुम फ्री हो गए होगे ना? वैसे भी तुम इनवाइटेड तो थे नहीं, और उसके बाद भी तुम काफी कुछ खा चुके हो। फिर भी तुम्हें अगर भूख लग रही हो तो तुम्हारे लिए कुछ मैं पैक करवा देती हूँ। तुम अपने रूम पर जाओ और वहां पर जाकर आराम से खा लो। कोयल की बातें तो बहुत कड़वी थी, लेकिन वो इतना मुस्कुरा कर ये सब कह रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लकी की बेइज्जती कर रही थी। रोशनी और अमित को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी इन सब में कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग जो अभी तक हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो भी लकी को देखकर खामोश हो गए थे। कोयल की ऐसी बात सुनकर लकी का चेहरा उतर गया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया था। उसे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इस लड़की की मदद की ही क्यों थी। वो चाहता तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पूरे खेल को सिर्फ एक चाल से पलट सकता था, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता था। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिन्हें लकी अभी जी कर आ रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्सों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना कांटा प्लेट में रखकर टिश्यू से अपना हाथ पोंछकर वहां से उठकर बाहर जाने लगा। लकी के लिए यह किसी जहर के घूंट से कम नहीं था। भले ही कोयल उसकी कुछ लगती नहीं थी, लेकिन उसकी बोली गई बातें उसके दिल में अभी भी चुभ रही थी। लेकिन इसमें गलती कोयल की भी नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। आदमी की वैल्यू नहीं है, उसके कपड़ों की वैल्यू है। लकी को अपने परिवार के बड़े लोगों की कही एक एक बात याद आ रही थी, और उन्हीं के कहे के हिसाब से वो इतना रईस होने के बाद भी इतनी सादगी का जीवन बिता रहा था। लकी रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे, लेकिन उन तारों को देखकर लकी और उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी की पास की चौपाटी से होते हुए जब लकी गुजर रहा था तो उसने देखा कि ढेर सारे लड़के और लड़कियां वहां पर खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूर पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था, जहां से अक्सर लकी और डिंपल पानी पूरी खाया करते थे। लकी ने जब उसे देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। वहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से पानी पूरी खिला रहा था।
लकी ने उन दोनों को देखा तो उसे अपनी और डिम्पल की याद आ गई। वो भी उसी जगह पर उसी तरह से खड़ा होकर डिम्पल को पानी पूरी खिलाया करता था। उस ठेले को देखकर उसका दिल भारी हो गया था। उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी ही खाई जाए। लाओ भैया, एक प्लेट देना, लकी ने कहा। उसकी आवाज से वो उदासी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे लकी भैया, आज अकेले अकेले, भाभी कहाँ है? उस पानी पूरी वाले ने लकी की ओर देखकर पूछा। ये बात सुनकर लकी का मुंह और उतर गया। उसे इस बात का कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। पानी पूरी वाला भी समझ गया कि उसने गलत तार छेड़ दिया था। उसने एक पूरी बनाई और लकी के दोने में रख दी। लकी ने उसे उठाया और अपने होठों तक लेकर आया ही था कि वापस रखकर प्लेट में फेंक दिया। अरे लकी भैया, क्या हुआ? मच्छर गिर गया क्या? पानी पूरी वाले ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन नहीं है, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लकी को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं क्या, उसने अपने आप से कहा। और इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फोन निकाला और डिम्पल को फोन मिलाने लगा। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था तभी उसका फोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से फोन था। लकी ने पहचानने की कोशिश की लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर किसका था वो फोन? कौन था जो लकी को इतनी रात को फोन कर रहा था? क्या कभी कोयल को पता लग पाएगा कि उसकी हेल्प लकी ने की थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM पर।